करीब 10,000 सालों से मनुष्य खेती कर रहा है। किसी भी सभ्यता, चाहे वो इजिप्ट की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता की रीढ़ की हड्डी रहा है खेती। सालों से ज़मीन, ये धरती माँ हमें प्यार कर रही है, लेकिन केमिकल्स के कारण आजकल उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो हम अपनी धरती माँ को प्यार किस तरह से करें, किस तरह से हम प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़े और कैसे हम एक मानव समाज को एक उन्नत सभ्यता बनाएं, तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ है गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी। आचार्य जी, दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद उत्सव जी। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अमूमन हम कहते हैं कि धरती जो भी उगाती है वही सब प्राकृतिक है, जो भी ज़मीन से निकला सब प्राकृतिक है। हम बहुत सारे सालों से हम तो खाना पीना खा रहे हैं, तो अब ये प्राकृतिक कृषि की बात क्यों, ये इसमें क्या अलग है? आपने ठीक कहा, धरती जो पैदा करती है वो प्राकृतिक है, लेकिन हम समझदार लोगों ने प्रकृति को अप्राकृतिक बनाने का लंबे समय से बहुत प्रयास किया है। और इस समय हमारे खेतों में यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, उनका इतना अधिक प्रयोग हुआ है कि लगभग पिछले इन 70 साल में लगातार हमने अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशकों का इतना प्रयोग किया है कि हमारी धरती में जो ऑर्गेनिक कार्बन स्वाभाविक रूप से हमारे मित्र कीट बनाते थे, जैसे हलसिया है जिसको केचुआ बोलते हैं, अर्थवर्म बोलते हैं, वो किसान का बहुत बड़ा मित्र है। और उसमें जो जीवाणु है धरती में, वो धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते हैं, उसकी प्राकृतिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाते हैं जी। और हमने लगातार उसके विरुद्ध रासायनिक खाद, यूरिया, डीएपी, कीटनाशक डाल करके उन जीवाणुओं को ही मार दिया जी। तो फिर धरती प्राकृतिक कैसे रह पाएगी? हमने इतनी छेड़छाड़ धरती माँ के साथ की है कि उसको जहरीला बना दिया है। अब जो भी उत्पादन हम खेत में लेते हैं उसमें सब ये जहर मिलते हैं और हमारे खाद्यान्नों में स्लो पॉइजन के रूप में आदमी के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। और उससे धीरे धीरे हमारे लोगों का भी स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और धरती का तो स्वास्थ्य पूरा बिगाड़ ही दिया है जी। तो अब धरती सब कुछ प्राकृतिक पैदा कर रही है। ये प्रकृति है तो जंगलों में, जहाँ मनुष्य की पहुँच नहीं है, लेकिन जहाँ हम मनुष्यों की पहुँच हुई, हमने इस भूमि माँ को, जिसको वेद में लिखा है माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, कि भूमि हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। माँ जैसे बच्चे का पालन पोषण करती है, धरती तो वैसे ही पालन पोषण करती है, लेकिन हमने ही इस धरती माँ को जहरीला बना दिया। तो जो कुछ इसमें डालेंगे प्रतिकार में वो वापस देगी। वो परिणाम आज हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देख रहे हैं। जल बिगड़ गया, हवा बिगड़ गई, खाद्यान्न बिगड़ गए, हमारा जो मित्र कीट था वो मारे गए, पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। तो ये सब बड़ा दुखद है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आप तरीका किसानी का बता रहे हैं, वो क्या हर जोत के किसान के लिए सही है? क्या ये हर भूगोल और हर मौसम में ये सही रहेगा, या फिर भूगोल और मौसम के हिसाब से इसकी पद्धतियाँ भी बदल सकती है? देखिए, ये एक निश्चित बात है कि हर जगह का वातावरण, क्लाइमेट भिन्न भिन्न होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 4 वर्ष में गवर्नर रहा, वहीं से मैंने प्राकृतिक खेती के मिशन को शुरू किया। आप सब जानते हो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ आजकल इन सर्दियों में तो भारी बर्फबारी भी होती है और बाकी देश से वहाँ का वातावरण बिल्कुल भिन्न है। लेकिन वहाँ जिन जिन किसानों ने इस प्राकृतिक खेती को अपनाया, वहाँ उन लोगों का उत्पादन भी बढ़ गया
उनका खर्चा भी शून्य के बराबर आ गया और उनके खेतों की बीमारियां भी धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अनुभव में आया कि ये खेती हिमाचल में कामयाब है। अब हम गुजरात में इसको चलाए हुए हैं, 2 लाख किसान यहाँ शुरू कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने बिल्कुल ईमानदारी से पूरे नियमों का पालन किया है, देसी गाय ही का गोबर गोमूत्र से जीवामृत घन जीवामृत अपनाया, आच्छादन की विधि को पूरा अपनाया, वापसा बनाने की प्रक्रिया की, तो ऐसे जो सही नियम अनुसार इस खेती को कर रहे हैं उनका किसी का भी उत्पादन कम नहीं हो रहा और धरती की माँ की गुणवत्ता जो है उसका ऑर्गेनिक कार्बन डे बाय डे दिन पर दिन बढ़ रहा है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश है, तो वहाँ पर टी विजय कुमार जी रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। वो लगभग 5 लाख किसान उन्होंने इस प्राकृतिक खेती से जोड़े हैं और उन्होंने जहाँ वर्षा नहीं होती, भूमि में नीचे जल नहीं है, वहाँ भी वो 2-2, 3-3 फसलें लेने में कामयाब हुए हैं इसी पद्धति से। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर में पहाड़ और दक्षिण में आंध्र प्रदेश और मध्य में अपना गुजरात, तो भारत का तो सारा क्षेत्र इसमें आ गया। इससे सिद्ध होता है कि हमारी जो प्राकृतिक कृषि है ये हर क्षेत्र के लिए थोड़ा चेंज कर सकते हैं, इसमें भी परिवर्तन संभावित है। तो लेकिन इसके मूल सिद्धांत एक ही हैं, जीवामृत, बीजामृत से बीज को संस्कारित करना बोने से पहले और उसमें घन जीवामृत का प्रयोग करना और उसी के साथ आच्छादन, वापसा निर्माण, ये सब विधियों को यदि अपनाया जाएगा तो ये कृषि किसान की लागत को भी कम कर देगी, उसके उत्पादन को भी कम नहीं होने देगी और जो बहुत बड़ी चुनौती ग्लोबल वार्मिंग की उससे हम सीधी सफलता से लड़ाई लड़ पाएंगे। जी, लेकिन मेरा ये एक सवाल है कि बहुत सारे किसान हैं वो तो सालों से रासायनिक खेती कर रहे हैं, अब एकाएक इनको शिफ्ट होना वो केमिकल फार्मिंग से नेचुरल फार्मिंग की ओर, तो सबसे पहले तो बताइए एक किसान है वो आयोजन क्या करे, आर्थिक तौर पे क्या आयोजन करे या अपने नेचुरल फार्मिंग के तौर पे क्या आयोजन करे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं भारत के सभी किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि उनकी जितनी जितनी खेती बाड़ी है वो एकदम पूरे खेत में इसको ना अपनाएं। पहले 1/4 1/4 हिस्सा इस प्राकृतिक खेती के लिए अपनाएं, शुरू करें, ताकि वो उस खेत में जब सफल होंगे तो फिर धीरे धीरे पूरे खेत में सफल होंगे। यदि वो 4 एकड़ का किसान है तो आधा एकड़ से शुरू कर ले उसमें। लेकिन मैं पुनः किसान बंधुओं से बार बार आग्रह करूंगा कि इसको आधा अधूरा ना करें। लोगों ने क्या बनाया है, केवल जीवामृत डाल दिया, ना घन जीवामृत को ध्यान में लिया, न बीज बोने से पहले उसको संस्कारित किया, न वो आच्छादन की प्रक्रिया निभाते, न समय पर उसका घन जीवामृत के स्प्रे आदि करते। तो मैं सब किसान बंधुओं से आग्रह करूंगा कि प्राकृतिक कृषि पर मैंने एक पुस्तक लिखी है, वो राजभवन गुजरात की वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध है और नीति आयोग की वेबसाइट पर भी निःशुल्क फ्री में उपलब्ध है और गुजरात में भी हम उसे निःशुल्क किसानों में बंटवा रहे हैं। आप उसको अच्छी तरह से पढ़ें और उन नियमों का पालन करके अपनी जिस खेती में शुरू करें पूरा करें, आप चमत्कारिक परिणाम पाएंगे। आपको इतना उत्साहवर्धन होगा कि आप अपने आप ही आगे बढ़ेंगे। ये मैंने स्वयं, मेरे पास गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 200 एकड़ के लगभग ज़मीन है और मैंने 5 एकड़ से अपनी इस प्राकृतिक खेती को शुरू किया।
जब मेरे को इसमें संतोषजनक लाभ हुआ तो मैंने अगले वर्ष 10 एकड़ में किया, और जब 10 एकड़ में भी मैं सफल हुआ तो मैंने सीधा 90 एकड़ के एक प्लाट पे पूरे पे इसको किया। और अब मैं 8-9 वर्ष से 200 एकड़ का जो फार्म है उसमें पूरे में प्राकृतिक खेती करता हूँ, और मेरी खेती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया, उसका स्वास्थ्य बहुत उन्नत हो गया, मित्र जीव भारी मात्रा में केचुआ, अर्थवर्म, हलसिया पैदा हो गया, जीवाणुओं का भंडार धरती में पैदा हो गया, और मेरी धरती इतनी मुलायम बन गई है, और उसको टेस्ट कराते हैं लैब में तो उसका ऑर्गेनिक कार्बन कुछ जगह का 1 से भी ऊपर चला गया है, जो साइंटिस्ट की भाषा में बहुत उत्तम उपजाऊ जमीन मानी जाती है। और ये मेरा नहीं हुआ है, जिन जिन भी किसानों ने इस प्राकृतिक खेती को पूरी ईमानदारी से, पूरी विधि से किया है, उन सब को ये परिणाम मिलते हैं। गड़बड़ लोग क्या करते हैं, ये सोच लेते हैं कि भाई गोबर में क्या फर्क पड़ता है, भैंस का ले लो, हॉस्टन फ्रीजन गाय का ले लो, जर्सी का ले लो, लेकिन परिणाम नहीं मिलेंगे। केवल भारतीय नस्ल की गाय पूरे देश में है, जो स्थानीय देसी गाय है, उसी के गोबर और गोमूत्र में ये परिणाम मिलते हैं। मैंने इसको विधिवत माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट की टीम के बीच में वर्षों परीक्षण करवाए हैं, और पाया है कि भारतीय नस्ल की देसी गाय का मूत्र खनिज का भंडार है, देसी गाय का गोबर जीवाणुओं का भंडार है, उसी में गुणवत्ता है। और विधिवत इसका आप जीवामृत बनाएं, घन जीवामृत बनाएंगे तो निश्चित रूप से कल्याणकारी होगा। जी, कभी कभी लेकिन एक आम धारणा ये रहती है कि जब भी कोई प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ता है तो उत्पादन जो है वो सीमित होता है या धारणा के विपरीत होता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जिसको हम जैविक खेती कहते हैं, जिसका प्रचार अब तक हमारी सरकारें भी करती आई हैं, बहुत सारे लोगों ने भी इसको किया है, वो मैंने भी किया है। अपने खेत में सबसे पहले मैंने जैविक खेती ही की थी, और पहले 3 वर्ष मेरा उत्पादन बहुत कम हुआ, कीट पतंग बहुत आ गए, खरपतवार बहुत पैदा हो गया, न मेरी लेबर कम हुई, न मेरा खर्चा कम हुआ, उत्पादन भी कम हो गया। तो जैविक खेती में मेरा विश्वास नहीं है कि वो पूरा उत्पादन देगी, क्योंकि मैं उसमें कामयाब नहीं रहा। लेकिन जो प्राकृतिक खेती है, ये जैविक खेती से बिल्कुल भिन्न है, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। जब प्राकृतिक खेती आप करेंगे, मतलब आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक खेती और नेचुरल फार्मिंग अलग चीज़ है? बिल्कुल भिन्न है, दोनों अलग अलग हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो केचुआ, हलसिया, अर्थवर्म पिट में वर्मी कंपोस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो भारतीय केचुआ है ही नहीं, वो तो बाहर के देशों से आयात किया है। और वो जो केचुआ है वो 16 डिग्री से नीचे तापमान होगा उसमें मर जाता है, 28 डिग्री से ऊपर होता उसमें मर जाता है। वो केवल काष्ठ और गोबर ही खाता है, वो धरती में मिट्टी में छेद नहीं बना पाता, मिट्टी नहीं खाता। भारतीय जो अलसिया है, अर्थवर्म है, केचुआ है, ये धरती में 8, 10, 12 फीट तक जमीन में छेद बनाता है, धरती में जो खनिज हैं उनको खाता है, और वो विष्ठा के रूप में जब पौधे को देता है तो सामान्य धरती से भारतीय केचुए की विष्ठा में 5 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज़्यादा फास्फोरस है, और 11 गुना ज़्यादा पोटास है। मेरे प्राकृतिक खेत में 1-1 एकड़ में लाखों हलसिया काम करते हैं, अर्थवर्म, केचुआ काम करते हैं। अब रात दिन वो काम करेंगे, और इस ढंग से वो धरती के लिए पोषक तत्व तैयार करेंगे, तो क्या
अतिरिक्त किसी रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता है, एक बात। दूसरा, देसी गाय का जो गोबर है उसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा जीवाणु हैं। और हम जो जीवामृत, घन जीवामृत बनाते हैं उसकी विधि क्या है जी? हम एक 200 लीटर का ड्रम ले लें, उसको छाये में रखें, 180 लीटर के लगभग उसमें पानी भर लें। देसी जो गाय है, जो स्वस्थ गाय है, वो 8 से 10 किलो 24 घंटे में गोबर देती है। इतना ही लगभग गौमूत्र देती है। तो उस ड्रम में इस गोबर गौमूत्र को हम मिला के डाल देते हैं और इसी ड्रम में 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, 1 मुट्ठी मिट्टी उसमें डाल देते हैं और उसको लकड़ी के डंडे से घड़ी की सुई की तरह 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम कुल 4-5 दिन आपने घोलना है। 1 एकड़ का खाद तैयार। अगले 5 दिन के बीच में इसको खेत में आप जब पानी देते हैं, ड्रिप से देते हैं, स्प्रिंकल से देते हैं, खुला देते हैं, इसको खेत में जाने दें। जब ये खेत में जाएगा तो ये जीवाणुओं का भंडार बनता। कैसे बनता है इसकी साइंस को मैं किसान बंधुओं को बताना चाहता हूँ। जब देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज़्यादा जीवाणु हैं तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? और जब हम जीवामृत बनाते हैं तो इन जीवाणुओं को खाने के लिए हम दाल का बेसन देते हैं, जो प्रोटीन का काम करता है, उन जीवाणुओं को स्वस्थ बनाता है। और जो गुड़ देते हैं वो उनको मल्टीप्लाई करता, बढ़ाने का काम करता है। और मिट्टी के जो जीवाणु हैं वो मिलके वो असंख्य जीवाणु बनते हैं। और जब जीवामृत बनाते हैं तो हर 20 मिनट में ये जीवाणु डबल होते जाते हैं। तो 72 घंटे में ये असंख्य होंगे। और जब खेत में ये पानी के साथ जाएंगे, धरती के जीवाणुओं से मिलके ये कल्चर का, जामुन का, मेलवन का काम करते हैं। और यही वो जीवाणु हैं जो आकाश में 78% नाइट्रोजन है उसको ये खींचते हैं और भोजन बना के पौधे की जड़ को देते हैं। और धरती में फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम आदि तत्व हैं। लेकिन ये तत्व अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते, अपितु ये जो जीवाणु हैं जो गौमाता के पेट से आए हैं गोबर के माध्यम से, यही जीवाणु खेत में इन सब तत्वों से भोजन बना करके पौधे के लिए देते हैं। अब ये हलसिया भी यही काम करता है, जीवाणु भी यही काम करता है, आच्छादन की प्रक्रिया भी यही काम करती है। जब हम धरती में कोई भी चीज़ बो देते हैं और पूरी धरती में जब पौधा जम जाता है तो बाकी धरती को हम खरपतवार, जो खेत में घास फूस किसी भी तरह का, उसको धरती पे बिछा देते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण अंग है प्राकृतिक खेती का, अक्सर लोग इसे करते ही नहीं। अब इसके लाभ क्या हैं? नंबर 1, जब धरती का तापमान 35 डिग्री से ऊपर होगा तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो आकाश में उड़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देगा। और वो आच्छादन से ढक के रखेंगे तो धरती में ही रहेगा, वहाँ रहेगा तो धरती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगा, फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। एक काम। नंबर 2, जब हम धरती को आच्छादन से ढकते हैं तो आकाश के जलीय तत्व को ये खींचती है, धरती की नमी को बना के रखती है। तो प्राकृतिक खेती में 50% पानी कम प्रयोग होगा, हमारे 50% पानी की बचत हो जाएगी। दूसरा, इस आच्छादन का ये लाभ है। तीसरा, जब हम आच्छादन करते हैं तो धरती पे अंधेरा रहता है और ये जो हलसिया है ना, केचुआ, अर्थवर्म, ये केवल अब रात में काम करता है, दिन में क्यों नहीं करता?
जब वो बाहर आता तो कोई पक्षी उसे उठा ले जाए, उसको डर रहता है, मृत्यु का भय रहता है। जब हम इसको ढक देंगे, अंधेरा रहेगा, तो ये अर्थवर्म रात को भी काम करेगा और दिन में भी काम करेगा, और ये डबल उत्पादन दे के खाद का निर्माण पौधे के लिए करेगा। ये तो निःशुल्क फ्री का नौकर है। ये काम, ये आच्छादन के कारण ये 24 घंटा काम करेगा। अगला, ये जो हलसिया है, अर्थवर्म है, केचुआ है, जब धरती में छेद बनाता जाता तो ये उसी छेद से नहीं आता, इससे जाता दूसरे से आता, इससे जाता दूसरे से आता, और अपने शरीर से पसीना छोड़ता है, उससे छेद को लीपते हुए जाता, वो जल्दी बंद नहीं होता। उस छिद्र के द्वारा धरती में ऑक्सीजन जाती है, तो धरती उपजाऊ बनती है। और ये छिद्र बंद नहीं होते, लाखों करोड़ों छिद्र ये बनाता है। लाखों केचुआ 1 एकड़ में काम करते हैं। जब प्राकृतिक खेती होगी, रासायनिक में जीवाणु भी मर जाएंगे और ये भी मर जाएगा। आप मोटा उदाहरण देता हूं, आप किसी हलसिया को, अर्थवर्म को पकड़ो, केचुआ को, और उस पे यूरिया डालो, तभी मर जाएगा। और उसी केचुआ पे गाय का गोबर डालो, परिवार बढ़ाएगा। सीधा फार्मूला है। अब हलसिया तो मजबूत है, जीवाणु तो इससे भी सूक्ष्म है, वो तो और जल्दी मरेंगे। तो हमने सबसे बड़ी गलती की है, रासायनिक का इतना प्रयोग करके जो हमारे मित्र थे किसान के, उन्हीं को मार दिया। अब उसका परिणाम हो क्या रहा है? जब हमने रासायनिक खेती शुरू की थी, उस समय 1 एकड़ में 10 से 15 किलो आप यूरिया डीएपी डालते थे, पर्याप्त था। आज 5-5, 6-6 बैग एक एक फसल में डालने पड़ रहे हैं। उत्पादन घट रहा है, यूरिया डीएपी बढ़ रहा है, उससे किसान की लागत बढ़ गई जी। भारत सरकार को अरबों रुपया इस पर सब्सिडी में खर्च करना पड़ता है। और ये जहरीला उत्पादन जो है, निर्यात करते हैं तो देश खरीदते नहीं, कहते हैं इसमें तो पेस्टिसाइड, कीटनाशक इतने, हम इसको नहीं लेंगे। तो चारों तरफ से इसका कितना दुष्परिणाम आर्थिक रूप से है। लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ गया, धरती का स्वास्थ्य बिगड़ गया। और ये जो अर्थवर्म जिसकी मैं चर्चा भी कर रहा था, ये इतने छिद्र धरती में बनाता है, धरती को मुलायम बना देता है, हल का काम यही करता है। और जब वर्षा आती है तो वो पानी खेत से बाहर नहीं बहता, अपितु इन्हीं छिद्रों से धरती के पेट में जाकर नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग का काम करता है। हमारे करोड़ों रुपया जो इस काम पे खर्च करते हैं, उनकी जरूरत। तो प्रधानमंत्री ने बहुत सही कहा था कि ये प्रकृति की प्रयोगशाला में हमको खेती को लाना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही। मुझे आपसे ये कहना है, हमने ये तो फर्टिलाइज़र की बात कर दी, उर्वरकों की बात कर दी, कि मुझे आपसे पूछना है कीटों का क्या है? कि मित्र कीट भी है तो शत्रु कीट भी है। कीटों से प्राकृतिक खेती कैसे लड़ेगी? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जब कीट कोई आता है तो हमारी प्राकृतिक पद्धति में, जो मैंने पुस्तक अपनी बताई है, उसमें हमने नीमास्त्र, सूठास्त्र, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र नाम की जड़ी बूटियां जो खेतों में, जंगल में मिलती, उन्हीं से दवाई बन जाती। उन सब दवाइयों को नीम, धतूरा, आक, चिरायता, गिलोय आदि ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां अनेक हैं। उनको छोटा छोटा काट के गोमूत्र में पका के हम एक डिब्बे में रख लेते हैं। और जिस तरह का भी कोई कीड़ा आता है तो उसके लिए हम 10 लीटर पानी में 2 लीटर दवाई मिलाकर स्प्रे करते हैं, तो उनका निदान हो जाता है। अगली बात, ये सारा भी कार्यक्रम प्राकृतिक खेती में कुल 3 साल करना है। 3 साल के बाद धरती में इतनी शक्ति आ जाएगी और उसमें मित्र और शत्रु जीव इस ढंग से अनुपात में आते हैं कि मित्र कीट शत्रुओं को अपने आप खा लेते हैं। हमारा काम खत्म है। मेरे खेत में अब कोई बीमारी नहीं आती। मैं ये कीटनाशक जो मेरे प्राकृतिक हैं, पहले 3 साल लगभग जरूरत पड़ेगी, उसके बाद इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ संतुलन प्रकृति खुद बना लेती है। मेरे खेत में अनेक तरह के जीव पैदा हो गए, सब तरह के जीव पैदा हो गए।
जो शत्रु जीव को अपना भोजन बना लेते हैं। हमारी ड्यूटी खत्म, प्रकृति ने अपना काम संभाल लिया है, वो ऐसा सब जगह हो जाएगा। जी, दूसरा आपसे ये पूछना है कि बहुत सारी जगह पे जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था ना हो या पानी बहुत कम हो, कई किसान ऐसे होते, क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारत देश में कम जोतों वाली ज़मीन ही ज़्यादा है, जहाँ पे कहीं गाय, देसी गाय भी ना हो। तो ऐसी स्थिति में खेती कैसे की जाए, प्राकृतिक कृषि की ओर कैसे पहला कदम बढ़ाया जाए? देखिए, इसमें अभी भारत देश में लगभग भारतीय नस्ल की गाय गौशालाओं में बची हुई हैं, गांव में मिल जाती हैं। हम लोगों ने बेसहारा सड़कों पे छोड़ दी हैं। मैं सब किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि आप ऐसी बेसहारा जो भारतीय नस्ल की देशी गाय, उनको पकड़ लें। भले ही वो दूध नहीं देती, लेकिन उसके पेट में खनिजों का भंडार है गोमूत्र में, और जीवाणुओं का भंडार है गोबर में। यदि एक किसान 2-4 ऐसी गाय रखे और घर में जीवामृत, घन जीवामृत और ये सब चीज़ बनानी शुरू करे, तो वो पूरे गांव के लोगों को बड़े सस्ते मूल्य पर उसका गुजारा भी चल सकता है और किसानों का लाभ भी हो सकता है। और जितनी गौशालाएं हैं वो विधि से जीवामृत, घन जीवामृत बनाएं, कीटनाशक तैयार करें, तो उनसे भी लोग इसको ले सकते हैं। तो यदि मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूं, उनको बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल सही समय पर इस प्राकृतिक खेती के मिशन को बढ़ाने के लिए हम सबको प्रेरित किया है। यदि हम अब भी देरी करेंगे और ये गोधन नहीं बचा भारतीय नस्ल का, जैसे अन्य प्रजातियां लुप्त हो गई, ये भी लुप्त हो गई, तो फिर कोई समाधान हमारे पास में नहीं है। आदि काल से सृष्टि जब से बनी है, मनुष्य खेती करने लगा है, तो कृषि का और गाय का आपस में चोली दामन का संबंध रहा है, इतनी निकटता रही है। और ये भारतीय ऋषियों की सोच कोई सामान्य नहीं थी, ये उनकी रिसर्च थी, तभी गाय को कृषि से उन्होंने जोड़ा था। तो गाय एक अनुपम प्राणी है, वो मैं धार्मिक रूप से नहीं कह रहा, मैं उसकी वैज्ञानिकता के नाते कहता हूँ, क्योंकि मैंने साइंटिस्ट की टीम लगा करके अनेक प्रजाति के पशुओं के गोबर, गोमूत्र, उनके मूत्र को टेस्ट करवाया, उनमें वो गुणवत्ता नहीं मिली जो देसी गाय के गोबर गोमूत्र में मिली। तो छोटे किसान के लिए तो ये खेती बेहद सरल है, सबसे सरल। और भारत में 80% से भी ज़्यादा छोटा किसान है। 5-10 हेक्टेयर के किसान के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो 200 एकड़ में करता हूँ, यदि वही काम मेरे को 5-4 एकड़ में करना पड़े तो बेहद सरल है। अरे देसी गाय घर में पालें, उसकी नस्ल का सुधार करें, A2 उसका दूध बच्चे पी करके बलवान बुद्धिमान बनेंगे, और उसका गोबर गोमूत्र कृषि के काम आएगा। उसकी तो लागत खत्म हो गई, आय अपने आप बढ़ेगी। खेती का खर्चा ही जब खत्म हो गया, इस प्राकृतिक खेती में शहर से कुछ चीज़ खरीदनी नहीं है। भाई गुड़ किसान के खेत में पैदा होता है, दाल का बेसन किसान के खेत में पैदा होता है, गोबर गोमूत्र उसके घर का है, एक मुट्ठी मिट्टी उसके घर की, बताओ बाजार से क्या लाना। इससे सस्ता और इससे सरल। और दूसरी बात उत्सव जी, दुनिया में कोई भी खाद इतने कम समय में नहीं बनता जितना हमारी विधि से प्राकृतिक खेती का बनता है। इसमें तो जीवामृत, घन जीवामृत 5 दिन में तैयार है, और उसके बाद उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जी, और आपसे ये पूछना है कि जैसे हम अमूमन देखते हैं कि जैसे आदमी बीमार होता है, वैसे फसलें भी बीमार होती है, फसलों में भी रोग लगता है। तो इन रोगों को दूर करने के लिए प्राकृतिक कृषि का कोई वैज्ञानिक सोच है उसकी तरफ के, जब कभी रोग, क्योंकि ये तो कुदरती चीज़ है, कुदरती बात है। मैंने आपको बताया ना अभी कुछ ही समय पहले कि जब भी बीज बोएं तो बीज को भी संस्कारित करना है। वो विधि हमारी पुस्तक में दी हुई है। वो इसीलिए बीज को संस्कारित करना है कि उसमें रोगों से लड़ने की ताकत भी आती है और उसकी जर्मिनेशन भी अच्छा होता है।
और जब कोई रोग आए उससे पहले ही 3 साल आप नीमास्त्र हम बनाते हैं, सूंठास्त्र बनाते हैं, अग्नि अस्त्र बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, 10 पर्णिका बनाते हैं। ऐसे हमारे कीटनाशक की विधि हमने बनाई हुई है, पुस्तक में देखेंगे। आप उसी बीमारी को ध्यान में रखते हुए उसका स्प्रे करें उस पे, तो उसका इलाज होगा। और बीमारी का रोग की प्रतीक्षा ना करें, उससे पहले ही कर दें। हमारे जो कीटनाशक हैं प्राकृतिक, वो तो पौधे को ताकत भी देते हैं और रोग को भी नष्ट करते हैं, दोनों काम करते हैं। एक इसमें हम खट्टी छाछ का प्रयोग करते हैं। जब फंगस किसी फसल में आ जाती है तो आप ऐसी खट्टी छाछ किसी बर्तन में धूप में छाछ को रखो, उसमें तांबे का कोई पात्र डाल सकते हैं जिससे वो जल्दी खट्टी हो जाएगी। तो उसको आप 10 लीटर पानी में 1-2 लीटर डाल के उसका स्प्रे करते रहो, वो आपको फसल में शक्ति भी देगी और फंगस को जड़ मूल से भी नष्ट कर देगी। जी, और आचार्य जी आपसे ये पूछना है कि जैसे प्राकृतिक कृषि एक क्रांति की ओर बढ़ रही है, देश के बहुत सारे युवा कि जो शहरों में रहते हैं वो भी चाह रहे हैं कि वो भी इसमें अपना योगदान दे, तो युवा इस मुहिम से कैसे जुड़ सकता है? अपने घरों में या जो किचन गार्डन करते हैं या किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? बिल्कुल यही उसमें विधि है। कोई भारत का शहर ऐसा नहीं कि जिसके साथ कोई गौशाला ना जुड़ी हो। घर में भले ही गाय न रहे, अब हम प्रयास करेंगे कि गौशालाएं इस पद्धति से जीवामृत, घन जीवामृत आदि तैयार करें। वो वहाँ से लाके घन जीवामृत, जीवामृत से अपने किचन गार्डन में इस पद्धति से खेती कर सकते हैं। राजभवन में मैं खुद करता हूँ, किचन गार्डन मेरा भी है, उसमें उसी पद्धति से मैं करता हूँ और हमारा बहुत बढ़िया जहर मुक्त आहार हमें मिल जाता है। मैं आह्वान करूँगा पूरे शहरी वासियों से भी कि उनके पास कोई प्लॉट है, बड़े गमले हैं, उनमें भी इसका उपयोग लेकर के वो कुछ वेजिटेबल सब्जी के लिए लाभ उठा सकते हैं। और अंत में एक सवाल, किसानी जो आप राज्यपाल का जो पदभार आपने ग्रहण किया है, तो किसानी की जो समझ है, जो विजडम एक आती है, वो आप किस तरह से इस पद पर रहते हुए आपको वो अनुभव आपको काम में आ रहा है? मैं समझता हूँ कि किसानी के लिए गौरव की बात है कि आप इस पद पर आप पहुँचे हैं, तो ये अनुभव आपको किस तरह से यहाँ पे काम में आता है? देखिए उत्सव जी, मैं किसान के घर में पैदा हुआ। मैंने अपने खेत में अपने हाथ से हल भी चलाया है, गौ पालन भी किया है, मैं शिक्षक के साथ साथ खेती भी करवाता रहा हूँ। तो ये एक स्वाभाविक बचपन से एक शौक रहा है। और जब मैंने अपने खेत में अपने जहर मुक्त करके प्राकृतिक खेती अभियान चला और मुझे सफलता मिली, तो मेरे मन में एक विचार आया कि भारत के किसान को भी इसका लाभ क्यों न दिया जाए। पर्यावरण भी इससे बचेगा, पानी जल जो प्रदूषित होगा बचेगा, धरती का सारा जल हमने खींच लिया, वापस ज़मीन में धरती का पानी बारिश का जा नहीं रहा, क्योंकि रासायनिक यूरिया डीएपी ने धरती की परत को सख्त बना दिया है। वो पानी पीती नहीं है, धरती से है हमने ट्यूबवेल से पानी तो निकाल लिया और जब खेत में फैला तो वाष्प में वो पानी आकाश में उड़ गया, ज़मीन से तो निकल गया, वापस गया नहीं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये पद्धति प्राकृतिक जो है, ये पूरा वर्षा जल को धरती में भेजने का काम करेगी और शुद्ध पानी भेजने का काम करेगी। और जो लोग बीमार हैं, आपसे ही मैं पूछता हूँ उत्सव जी, जब रासायनिक खेती नहीं थी 60 साल पहले, कोई कैंसर को नाम को जानता था? सही बात। कोई डायबिटीज को जानता था? कोई हार्ट अटैक को जानता था? जितने असाध्य रोग इस समय हैं वो इस रासायनिक खेती के आने के बाद हुए, क्योंकि सब आदमियों के दूध में यूरिया, माँ के दूध में यूरिया, हर खान पान, पानी बिगड़ गया, खान पान बिगड़ गया, तो हम अस्पताल बढ़ा रहे हैं, इधर बीमारी भी बढ़ रही है। तो इसका निदान पौधे के पत्ते की सिंचाई की बजाय जड़ को सींचेंगे तो अपने आप पत्तों में पानी जाएगा। प्राकृतिक खेती जिस समय होगी
तो एक लाभ नहीं होगा, अनेक लाभ मिलेंगे। पर्यावरण भी बचेगा, पानी भी बचेगा, धरती की फर्टिलिटी बचेगी, देसी गाय माता बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा। भारत का 1.25 करोड़ रुपया सब्सिडी पे प्रति वर्ष जाता है, ये बचेगा। किसान का जो लागत है वो खत्म होगी, और जहर मुक्त आहार किसान पैदा करेगा तो धरती का कोई आदमी कैंसर से नहीं मरना चाहता। यदि ईमानदारी से प्राकृतिक खेती करेंगे तो 1.5 गुना रुपए में भी लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, और इसका निर्यात बढ़ेगा, जिससे व्यापारी भी समृद्ध होगा, किसान भी समृद्ध होगा। ऐसा मेरी मान्यता है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य देवव्रत जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे गुजरात राज्य के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत जी, जिन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति संवाद की संस्कृति है। अगर इस संस्कृति के मूल्यों को हमें ज़िंदा रखना है तो हमें अपनी जड़ों से बात करनी पड़ेगी, बैक टू बेसिक करना पड़ेगा, प्रकृति के पास जाना पड़ेगा, प्रकृति की प्रयोगशाला में वो प्रयोग करने पड़ेंगे जिनसे हम आबाद तो हो सके, लेकिन हमारी आबादी, हमारी प्रगति ऐसी ना हो फिर जिसके पास कोई मूल ना हो। तो ऐसी हमें संस्कृति बनानी है जो जिसमें मूल भी हो और फूल भी हो। तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, और नेचुरल फार्मिंग और प्राकृतिक कृषि जो है वो उसी दिशा में एक कदम है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।